चलिए, तो अपन पढ़ना करते हैं शुरू। कल जहां तक मुझे याद आता है हमने शायद एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टार्ट किया था ना। उससे पहले अपन ने बात की थी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज के बारे में। तो सबसे पहला था नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में कौन सा वॉल्यूम होता है। वैल्यू बेटा कितनी होती है 500 ml। मिनट वॉल्यूम की वैल्यू 6000 से 8000। फिर हमने कहा कि अगर हम चाहें तो नॉर्मल इनहेलेशन के बाद फोर्सफुल इनहेलेशन कर सकते हैं। जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर आएगा इसे क्या कहेंगे, आईआरबी। आईआरबी की वैल्यू कितनी 2500 से लेकर के 3000 ml के आसपास। फिर हमने कहा कि हम नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद फोर्सफुल एक्सेलेशन कर सकते हैं। जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर जाएगा उसे क्या बोलते हैं, ईआरबी। वैल्यू कितनी 1000 से 1100। इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सेलेशन कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में रह जाती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, आरबी। और आरबी की वैल्यू कितनी थी 1100 से 1200। फिर हमने निकाला इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, किस किस का टोटल थी आईसी, टीवी और आईआरबी का। फिर निकाला एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, किस किस का टोटल है, टीवी और ईआरबी का। वाइटल कैपेसिटी किसका टोटल, आईआरबी, टीवी और ईआरबी का टोटल। एफआरसी किसका टोटल है, ईआरबी और आरबी का टोटल। और टीएलसी क्या हुआ, तो टीएलसी आपने कहा आईआरबी, टीवी, ईआरबी और आरबी, इन सब के टोटल को हम बोलते हैं टीएलसी। अब देखेंगे बच्चे, अपने को बात करनी थी एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। तो हमने कहा था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए प्राइमरी साइट एल्वियोलाई है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो जगह पर होता है। पहला तो होता है एल्वियोलाई और ब्लड के बीच, और दूसरा होता है ब्लड और टिश्यू के बीच। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो हमने कहा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्राइमरीली डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट पर। अब ये पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट पे कैसे डिपेंड करता है, इस बात को अपन समझ रहे थे। तो यहां पे हमने कहा कि ये हमारा एल्वियोलाई है, और इधर अपन ने कहा कि ये हो गया हमारा हार्ट, और ये हमने कहा कि हमारे पास टिश्यू है जिसके पास गैसेस पहुंचानी है या जहां से लेकर के आनी है। तो इधर आपने कहा कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा किसे सप्लाई किया, टिश्यू को। टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास गया, राइट एट्रिया के पास, यहां से राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा एल्वियोलाई के पास, और यहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या लेफ्ट एट्रिया एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहां पे अलग अलग जगह पे पार्शियल प्रेशर कितना है गैसेस का, तो पहले अपन बात करते हैं बेटा एटमॉस्फेयर में। तो जब हम अपने एटमॉस्फेयर में देखते हैं तो यहां पर PO2 आता है आपका 159, और PCO2 कितना है, बोलो वैल्यू 0.3। ये एयर हमने इनहेल करी। जब एयर को इनहेल किया तो हमने कहा कि इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम मिक्स होने वाला है, इसके अंदर वाटर मिक्स होगा। जब रेजिडुअल वॉल्यूम इसके अंदर मिक्स होगा तो आप समझें, रेजिडुअल वॉल्यूम वाली जो एयर है वो इससे पहले गैसियस एक्सचेंज में काम आ चुकी है। जब अगर काम आ चुकी है तो मतलब उसके अंदर CO2 ज्यादा होगी। अगर ज्यादा CO2 वाली एयर के अंदर जाकर के ये एयर मिक्स होगी तो इसके मिक्स होने पर एल्वियोलाई पर बेटा PO2 कितना रह जाएगा, 104। और जबकि PCO2 कितना होगा, तो आपने कहा PCO2 होता है यहां पर 40। अब देखें इधर, जब आप बात करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 की वैल्यू कितनी है बेटा 40, और PCO2 कितना है 45। तो PO2 कितना हुआ 40, जबकि PCO2 कितना 45। तो आपने कहा कि अब अगर हम इन दोनों जगह पे पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट को देखें, हमने कहा ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट है ना। अगर बच्चे अपन ग्रेडियंट देखते हैं तो ग्रेडियंट हमसे कहता है कि यहां पे PO2 ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, है कि नहीं।
और दोनों में डिफरेंस कितने का है? 64 का। ये जो डिफरेंस है, इसकी वजह से ऑक्सीजन को एल्वियोलाई से कहां जाना चाहिए? ब्लड के पास। बोलो, समझ में आई बात? ऑक्सीजन कहां जा रही है? हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। वैसे ही CO2 को देखें तो CO2 का पार्शियल प्रेशर यहां ज्यादा है, जबकि एल्वियोलाई पे कम है। रिजल्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड बच्चे यहां से कहां चली जाएगी? एल्वियोलाई के पास। यानी कि गैसेस ने डिफ्यूजन शो किया इन द डायरेक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट। गैसेस अपने हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर वाले जोन की तरफ गई। इधर जब अगर इस ब्लड में ऑक्सीजन आई और CO2 यहां से बाहर गई, तो ऑब्वियसली ब्लड के अंदर PO2 को राइज करना चाहिए, जबकि PCO2 कम हो जाना चाहिए। यहां पर बच्चे अब ये PO2 बढ़ करके हो जाता है आपका 95, जबकि PCO2 कम होगा और ये PCO2 कम होकर के कितना हो गया? 40। समझिएगा, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर में अगर आप देखें तो जो ग्रेडियंट था वो ज्यादा बड़ा था। जितना ज्यादा ग्रेडियंट होगा, डिफ्यूजन भी उतना ही तेजी से होगा, और ग्रेडियंट जितना कम होगा, डिफ्यूजन भी उतना ही ज्यादा धीमे होने वाला है। तो इसी वजह से हुआ कि ऑक्सीजन का डिफ्यूजन ज्यादा तेज हुआ, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन कंपैरेटिवली स्लो हुआ। तो अब इसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 कितना हो गया? 95, जबकि PCO2 कितना हो गया? 40। जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां टिश्यू के पास आया, तो भाई इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 कितना है? 95 है। और आपने कहा कि यहां PCO2 कितना है? तो ये आपने कहा कि इसकी वैल्यू है 40। इधर जो ये हमारा टिश्यू है, टिश्यू पर अगर हम देखें तो कैटाबॉलिज्म चल रही है। कैटाबॉलिज्म का मतलब है टिश्यू लगातार रेस्पिरेशन कर रहा है, और रेस्पिरेशन की वजह से ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, जबकि CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है। ये जो ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ और CO2 प्रोड्यूस हुई, इसकी वजह से टिश्यू पर बेटा PO2 की वैल्यू रहेगी 40 और PCO2 होगा 45। तो बोलेंगे टिश्यू पर बेटा PO2 कितना है और PCO2 कितना? 45। तो अब मुझे बताओ, ऑक्सीजन ब्लड से टिश्यू में कि टिश्यू से ब्लड में? ब्लड से टिश्यू में, क्योंकि देखो यहां पे वैल्यू ज्यादा है, तो ऑक्सीजन यहां से कहां आ गई? टिश्यू के पास। और कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू यहां ज्यादा है, यहां पे कम है। रिजल्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? ये यहां से बच्चे किसके पास चली जाएगी? ब्लड के पास। जब ऑक्सीजन ब्लड से टिश्यू के पास गई, तो यानी कि यहां पर PO2 घट जाना चाहिए। CO2 यहां पे आई, तो यानी कि यहां PCO2 को बढ़ जाना चाहिए। अपन ने क्या कहा? ऑक्सीजन यहां आई तो PO2 इधर घटेगा, CO2 यहां आई तो PCO2 क्या होगा? बढ़ने वाला है। तो इधर आपने कहा कि यहां पर PO2 की वैल्यू कितनी हो जाती है? तो ये आपने कहा ये हो जाएगा 40, जबकि PCO2 कितना होने वाला है? तो ये आपने कहा है कि ये कितना हो गया? 45। और इसे लेकर के ब्लड यहां पे पहुंच गया। अब आप देखें, जो पूरा डिफ्यूजन हुआ वो दो जगह पे हुआ। पहला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एल्वियोलाई के बीच। दूसरा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू के बीच। ध्यान से देखिएगा, डिफ्यूजन यहां ऑक्सी ब्लड और एल्वियोलाई के बीच नहीं हुआ। डिफ्यूजन हुआ है डीऑक्सी ब्लड और एल्वियोलाई के बीच, और यहां पर ऑक्सी ब्लड और टिश्यू के बीच डिफ्यूजन हुआ। अब इसमें अगर आप देखें तो ऑक्सीजन के लिए हम अगर डायरेक्शन देखते हैं, तो बच्चे देखिए, ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड के पास आई और फिर ये ब्लड से कहां चली गई? टिश्यू में। यानी कि ऑक्सीजन के जाने की डायरेक्शन ये है। वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अगर हम देखते हैं, तो इसके लिए डायरेक्शन थे कि CO2 यहां टिश्यू से कहां गई? ब्लड के पास। और फिर ये ब्लड से बेटा कहां चली गई? एल्वियोलाई में। तो बोलेंगे CO2 और ऑक्सीजन के लिए डिफ्यूजन की जो डायरेक्शन थी, इट वाज सेम और अपोजिट। ध्यान दें, ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में और फिर ब्लड से टिश्यू में, CO2 टिश्यू से ब्लड में और फिर ब्लड से एल्वियोलाई के पास। हर कंडीशन में
गैस का जो डिफ्यूजन हुआ वो हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ ही हुआ, और गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन रहा वो भी पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही था, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ग्रेडियंट कम था तो CO2 का डिफ्यूजन कम हुआ। वहीं ऑक्सीजन के लिए ग्रेडियंट हर कंडीशन में ज्यादा रहा है तो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन भी कंपेटिबली ज्यादा हुआ। तो यानी कि एक्सचेंज इज प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, यानी कि पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट। पढ़ो एनसीईआरटी में, लिखा है एनसीईआरटी ने कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ये मेनली डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट पर। ढूंढो, मेनली वर्ड मिला, मेनली को अंडरलाइन करो कि मेन फैक्टर कौन है, तो मेन फैक्टर है यहां पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट। मेन फैक्टर कौन होगा? पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट है जो कि मेनली अफेक्ट करता है। तो अपन ने कहा कि मेनली अफेक्ट करने वाला फैक्टर कौन है बेटा? पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट। बोले इतनी बात समझ में आई? क्लियर? अब जरा देखिए, फिर एनसीईआरटी कहती है कि ये जो डिफ्यूजन है ये कुछ और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। आगे बच्चे एनसीईआरटी ने क्या कहा है कि ये डिफ्यूजन कुछ और फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो जरा अपन एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे डिफ्यूजन डिपेंड करने वाला है। तो फर्दर अगर मैं दूसरे फैक्टर्स में बात करता हूं तो बच्चे अगला फैक्टर यहां आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। अगला फैक्टर कौन सा होगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। यहां सॉल्युबिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है समझिएगा। अगर आप एक कॉमन बात देखें तो जितने भी रेस्पिरेटरी सरफेस रहे, क्या उनमें से कोई भी ड्राई था? जब मैंने कहा पॉरीफेरा निडेरिया में बॉडी सरफेस, तो ये एनिमल पानी में थे यानी गीले थे। एनिलिडा में हमने कहा मॉइस्ट क्यूटिकल, तो क्यूटिकल गीली है या सूखी है? गीली है। आपने कहा गिल्स गीले होते हैं या सूखे? हमने कहा हमारे लंग्स में जो एयर जाती है उस एयर का कंडक्शन पार्ट क्या करता है? ह्यूमिडिफिकेशन, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि लंग्स पे भी रेस्पिरेटरी सरफेस कैसा रहेगा? मॉइस्ट की ड्राई? मॉइस्ट है। नाउ द थिंग अराइजेस कि भाई मॉइस्ट होना जरूरी क्यों है? क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो गैसियस डिफ्यूजन होता है यहां पर, ये गैसियस डिफ्यूजन होता है बेटा डिसॉल्व्ड स्टेट में। तो ये गैसियस डिफ्यूजन क्या गैसियस स्टेट में होता है? नहीं, ये गैसियस डिफ्यूजन होता है बेटा डिसॉल्व्ड स्टेट में। तो कौन सी स्टेट में होगा? डिसॉल्व। यानी कि गैसेस जब डिफ्यूज होंगी तो कौन सी स्टेट में होंगी? डिसॉल्व्ड स्टेट में होती है। तो आपने कहा गैसेस का डिफ्यूजन हमेशा कौन सी स्टेट में होगा बेटा? डिसॉल्व्ड स्टेट के अंदर होता है, यानी कि गैसेस फॉर्म में जानी नहीं है। अब अगर ये होना है डिसॉल्व्ड स्टेट में, तो जो गैस पानी में जल्दी घुलेगी वो जल्दी डिफ्यूज भी होगी, जो देर से घुलेगी वो देर से डिफ्यूज भी होगी। तो यहां एनसीईआरटी कहती है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, एनसीईआरटी ने क्या कहा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन। यानी कि यहां पर यह कहा जा रहा है कि वाटर में CO2 की सॉल्युबिलिटी क्या है बेटा? 20 to 25 टाइम्स ज्यादा है। आप अगर ध्यान दें, जितने भी अपन जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों डिसॉल्व की जाती है? तो उसका बड़ा कारण यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर ज्यादा है। तो अपन ने कहा कि CO2 की सॉल्युबिलिटी क्या है? ज्यादा। अब यहां आगे एनसीईआरटी एक बात लिखती है कि एनसीईआरटी कहती है कि फॉर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर, एनसीईआरटी ने क्या कहा? फॉर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। ये जो लाइन है, इस लाइन को अपन अच्छे से समझेंगे कि भाई पार्शियल प्रेशर में यूनिट डिफरेंस का मतलब क्या होता है। तो अभी आप देखो, अगर मैं बेटा यही सेटअप बना रहने दूं, ठीक, अपन यही सेटअप बना रहने देते हैं और फिर हम देखते हैं कि भाई सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर किसका डिफ्यूजन ज्यादा किसका कम, तो क्या हम ये चीज स्टडी कर पाएंगे? नहीं। समझना क्यों नहीं कर पाएंगे? हम इसलिए स्टडी नहीं कर सकते हैं
क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन के लिए आपको डेल्टा कितना मिला 64, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना मिला 5। तो भेदभाव हो गया ना भाई। पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट जो कि मेन फैक्टर था जिसके हिसाब से डिफ्यूजन होता है, वो पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट दोनों का बराबर है ही नहीं। मतलब कि यहां पे स्थिति ये है कि अगर आप कहा जा रहा है कि मैं तुम में और तुम्हारे फ्रेंड के बीच में कंपटीशन कराऊंगा कि कौन ज्यादा दूर तक जा सकता है, ठीक। अब उसमें कंडीशन गिवन कि तुम्हारे फ्रेंड को अगर चलने के लिए स्केटबोर्ड और दे दिया जाए तो फिर तो बेईमानी हो गई ना भाई। दोनों के लिए पहले हम सिमिलर कंडीशन क्रिएट करें। अगर कहा कि आप में और आपके फ्रेंड में हम साइकिलिंग का कंपटीशन कराएंगे, तुमको क्या एटलस की वो पुरानी वाली साइकिल पकड़ा दी और तुम्हारे दोस्त को दे दी गियर वाली साइकिल, ठीक। और वो गियर वाली साइकिल भी रेले वगैरह किसी अच्छी कंपनी की, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा दोस्त ज्यादा दूर तक जा पाएगा, ज्यादा स्पीड पे चलेगा। तो भाई पहले अपने को जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को यूनिट पे लाना है। यूनिट पे लाने का मतलब है बराबर करना है। यूनिट पे लाने का मतलब क्या है कि डिफरेंस क्या करना है बराबर। यानी कि हम यूनिट डिफरेंस तब मानेंगे जबकि अगर ऑक्सीजन के लिए अगर डेल्टा पी 5 है तो ये डेल्टा पी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी 5 होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन के लिए डेल्टा पी 64 है जो कि यहां दिख रहा है हमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी पहले 64 करो, उसके बाद हम देखेंगे कि भाई सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे डिफरेंस कितना आएगा। तो यूनिट डिफरेंस वर्ड का मतलब क्या है? तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि आप जब स्टडी करेंगे उस टाइम पर O2 और CO2 के पार्शियल प्रेशर में जो डिफरेंस है इट शुड बी इक्वल और अनइक्वल। इट शुड बी इक्वल और अनइक्वल। इट शुड बी इक्वल। अभी है क्या? अनइक्वल है ना। जबकि होना क्या चाहिए? इक्वल। तब आप स्टडी कर पाएंगे। वो जो इक्वल डिफरेंस है उसी इक्वल डिफरेंस को यहां पे क्या लिखा गया है? पार्शियल प्रेशर में यूनिट डिफरेंस। तो यूनिट डिफरेंस वाली बात समझ में आती है। अब देखो, अगर बेटा आपने यूनिट डिफरेंस क्रिएट कर दिया तो यूनिट डिफरेंस क्रिएट करते ही भाई पार्शियल प्रेशर पे मेनली डिपेंड कर रहा था। वो पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट वाला फैक्टर तो खत्म हो गया। अब उसके खत्म होने पर जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा रहेगा। तो हमने कहा कि फॉर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर रेट ऑफ डिफ्यूजन जो आपको मिलेगा, तो हम कहेंगे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2 ये ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। CO2 का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि आपने कहा है सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है? CO2 की। ध्यान रखेंगे ये जो 20 टू 25 टाइम्स वाला डेटा दिया है ये रेट ऑफ डिफ्यूजन का डेटा है या सॉल्युबिलिटी का? ये किसका है? सॉल्युबिलिटी का। ध्यान रखो, एनसीईआरटी ये नहीं कहती है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो 20 टू 25 टाइम्स ज्यादा है, नहीं। एनसीईआरटी ने कहा है सॉल्युबिलिटी इतने गुना ज्यादा है। इसकी वजह से अगर आप यूनिट डिफरेंस क्रिएट कर दोगे तो उस कंडीशन में CO2 का रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या रहेगा? ज्यादा। समझो नेचर ने क्या किया। नेचर को पता था कि इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की कम है, ऑक्सीजन को पहुंचाना है, इसलिए नेचर ने ऑक्सीजन के लिए पार्शियल प्रेशर वाला फैक्टर ज्यादा करके रखा है कि भाई ऑक्सीजन का भी डिफ्यूजन उतना ही हो पाए जितना कि CO2 का हो रहा है। क्योंकि नेचर को पता था कि CO2 की प्रॉपर्टी है कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? ज्यादा। तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए ऑक्सीजन के लिए क्या किया? डेल्टा पी बढ़ा दिया। बोलो ये वाली बात समझ में आएगी अपने को? रेट ऑफ डिफ्यूजन यूनिट डिफरेंस पर किसका ज्यादा? CO2 की O2 किसका ज्यादा रहेगा? CO2 का। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के बाद फिर यहां पर थर्ड जो फैक्टर की बात की जाती है ये फैक्टर आपका आ जाता है बेटा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो थर्ड फैक्टर इज डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो अब हम बात करने वाले हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या है, इसमें कितनी लेयर्स होती हैं। तो पढ़ेंगे फिर से एनसीईआरटी पेज नंबर 273 पे। एनसीईआरटी लिखती है कि जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है इसके अंदर 3 मेजर लेयर्स हैं। कहा एनसीईआरटी ने? मेजर को करो अंडरलाइन।
अगर आपसे कहा जाए कि टोटल 3 लेयर है तो बात गलत है। मेजर लेयर कितनी है? 3। अब जो मेजर लेयर की बात की जा रही है उसको समझिएगा, कौन कौन सी लेयर है। तो यहां पे आपने कहा कि ये आपका एल्वियोलाई, ये बच्चे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ना कि एल्वियोलाई की वॉल इरेगुलर होती है। इरेगुलर का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं कि 2 टाइप की सेल पाई जाती है। अभी हम केवल इस डायग्राम को समझेंगे। तो यहां डायग्राम हमसे कह रहा है कि एल्वियोलाई में सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया यहां पर मौजूद है। तो ये एल्वियोलाई की वॉल की सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया हुई। साथ में क्या रहेगा? अगर एपिथेलियल टिश्यू है तो इसकी अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होनी चाहिए। तो ये इसकी क्या होगी बच्चे? बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर आपने कहा कि यहां पर कैपिलरी भी होगी। आप देखिए पेज नंबर 101 पर एनसीईआरटी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया के 2 ही एग्जांपल लेती है, एयर सैक ऑफ लंग्स और वॉल ऑफ ब्लड वेसल। वो दोनों एग्जांपल इस डायग्राम में कवर हो जाते हैं। देखो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया के 2 एग्जांपल मिले, एयर सैक ऑफ लंग्स और वॉल ऑफ ब्लड वेसल। तो यहां देखिए एयर सैक ऑफ लंग्स पे कौन है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया। वॉल ऑफ ब्लड वेसल पे भी कौन? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया। ये जो वॉल ऑफ ब्लड वेसल है, यहां भी क्या रहेगा बच्चे? बेसमेंट मेम्ब्रेन इसकी भी होगी। तो ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। अब यहां देखिए कौन कौन सी लेयर्स है, क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं। तो उसमें अभी अगर अपन देखें तो यहां अंदर आरबीसी भी होनी चाहिए इसकी। और ये जो हमने बनाई है, बताओ बेटा ये आर्टरी है, वेन है कि कैपिलरी है? कैसे पता चला आपको? क्योंकि सिंगल सेल थिक है। क्योंकि ये सिंगल सेल थिक है। अगर ये आर्टरी या वेन होती तो ट्यूरिका एक्सटर्ना और मीडिया भी तो होने थे। सिंगल सेल थिक है तो ये क्या है? कैपिलरी है। एल्वियोलाई के पास है तो हम क्या कहेंगे? एल्वियोलर कैपिलरी कहेंगे। अब देखें इधर ये स्क्वेमस इपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, ये सबसे पहली लेयर बना रही है। स्क्वेमस इपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई ने क्या बनाया? फर्स्ट लेयर। यहां देखो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को बच्चे यहां से डिफ्यूज होकर के यहां जाना था, जाना है ना। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज होकर के जाना है यहां पर। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन ने सबसे पहले पार क्या किया? स्क्वेमस एपिथेलियम। फिर इसके बाद आगे अगर हम देखें तो आगे अपने को दिखता है यहां पर यह आ गया बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलाई। क्या आया बेटा? बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलाई आ गई। कायदे से अगर देखें अभी बीच में एक स्पेस है जिसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है, पर एनसीईआरटी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करती तो अपन भी अभी बात नहीं कर रहे। फिर हमने कहा यहां आपको दिखेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी। तो ये जो एल्वियोलर कैपिलरी है इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको दिखाई देगी। और फिर आपने कहा कि यहां पर मौजूद है ये कैपिलरी एंडोथेलियम। तो यहां पे ये क्या आ गया बेटा? कैपिलरी एंडोथेलियम आ गया। तो कैपिलरी की एंडोथेलियम जो है ये भी बनी होती है सिंपल स्क्वेमस इपिथेलिया से। तो ये भी स्क्वेमस इपिथेलिया से बना है। अब देखें एनसीईआरटी यहां जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है दोनों की, इन्हें मिला करके नाम देती है बेसमेंट सब्सटेंस। मिलाकर के क्या बोलती है? बेसमेंट सब्सटेंस। ध्यान रखो पूरी बायोलॉजी टर्मिनोलॉजी का खेल है। अगर आपको टर्म्स में अंतर समझ नहीं आता है तो आप क्वेश्चन गलत करेंगे, ये बात तय है। आपको बहुत प्रिसाइजली पता होना जरूरी है कि कहां पे क्या क्या बातें कही गई हैं। तो फिर देखेंगे कितनी लेयर यहां पर हैं। तो लेयर्स को जब मैंने देखा तो यहां देखो बच्चे सबसे पहली लेयर एनसीईआरटी ने गिनाई है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ
एल्व्यूलाई। दूसरी लेयर यहां गिनाई है बेसमेंट सब्सटेंस। क्या बेसमेंट मेम्ब्रेन को दूसरी लेयर गिनाया है? नहीं। दूसरी लेयर कौन सी गिनाई है? बेसमेंट सब्सटेंस। पढ़ो एनसीईआरटी। क्या सब्सटेंस और मेम्ब्रेन दो अलग अलग बातें लिखी हैं? सब्सटेंस लिखा है, आगे ब्रैकेट में पढ़िए, सब्सटेंस में लिखा है बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग, तो यहां पे आप पढ़ो। एक जगह देखो, पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन में शायद आपकी एनसीईआरटी में स्पेलिंग गलत होगी, बेजमेंट लिखा होगा। मिला? कुछ बच्चों की एनसीईआरटी में होगा। फिर आगे पढ़ेंगे, सपोर्टिंग की स्पेलिंग गलत है, इसे डपोर्टिंग लिख दिया है। मिला? फिर आगे पढ़ो, अगली बार बेसमेंट मेम्ब्रेन को लोजमेंट लिख दिया है। मिला? पहली बार में बेसमेंट की स्पेलिंग गलत थी, फिर सपोर्टिंग की स्पेलिंग गलत थी, और फिर वापस से बेसमेंट की स्पेलिंग गलत करी। हालांकि अब जो नई एनसीईआरटी उसके अंदर इसे करेक्ट कर दिया है। तो अपन ने कहा कि यहां पर जब मैं कहता हूं बेसमेंट सब्सटेंस, तो वहां मेरा मतलब क्या है? एल्व्यूलाई की बेसमेंट मेम्ब्रेन और कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन, दोनों को मिलाकर के नाम क्या दिया है? बेसमेंट सब्सटेंस कहा है। और थर्ड यहां जो लेयर है वो बच्चे है ये कैपिलरी एंडोथेलियम। थर्ड लेयर कितनी कौन सी है? कैपिलरी एंडोथेलियम। तो कितनी लेयर हुई? 3। अब ये जो 3 लेयर हैं, इन 3 लेयर के बारे में कहा जाता है कि इनकी जो ओवरऑल थिकनेस है, 3 लेयर होने के बावजूद, कहा कि ये जो ओवरऑल थिकनेस है, इट इज लेस देन अ मिलीमीटर। ये थिकनेस बेटा क्या है? 1 मिलीमीटर से कम है ना? तो कहा कि ये जो ओवरऑल थिकनेस है ये 1 मिलीमीटर से कम है। टू बी प्रिसाइज, ये थिकनेस होती है 0.2 मिलीमीटर। कितनी है? 0.2 मिलीमीटर ये थिकनेस होती है। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में कितनी लेयर? 3। समझना, एनसीईआरटी ने मेजर लेयर क्यों लिखा? क्योंकि जितना मैंने अभी बनाया, इसको ही अगर आप जोड़ दे तो 5 लेयर बन जाती हैं। पहला, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्व्यूलाई। दूसरा, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्व्यूलाई। तीसरा, बीच का इंटरस्टिशियल स्पेस। चौथा, कैपिलरी के बेसमेंट मेम्ब्रेन। पांचवा, कैपिलरी एंडोथेलियम। 5 लेयर तो यही बन गई। अभी अगर कनेक्टिव टिश्यू को भी जोड़ दो तो लेयर बन जाती है 7। तो टोटल 7 लेयर होती हैं, पर मेजर लेयर एनसीईआरटी ने कितनी कंसीडर करी है? 3। तो जब भी आपसे कहा जाएगा कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में कितनी मेजर लेयर्स पाई जाती हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 3। कितनी लेयर पाई जा रही हैं? 3 लेयर्स होती हैं। अब मुझे सोच के बताएंगे, अगर पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ाया जाए तो बेटा रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा या घटेगा? अगर डेल्टा पी बढ़ा दिया जाए तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा या घटेगा? किसी के हिसाब से घटेगा? नहीं ना? तो हम सबके हिसाब से रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? बढ़ेगा। अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ा दी जाए तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ना? अगर थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन बढ़ जाए तो रेट ऑफ डिफ्यूजन घटेगा। अगर थिकनेस बढ़ेगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन घटेगा। अगर थिकनेस बढ़ी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन घटेगा। अब इसके बाद अगले फैक्टर में देखो, अगला आता है सरफेस एरिया। डिफ्यूजन सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। क्यों हमारे लंग्स में 300 मिलियन एल्वियोलाई चाहिए थे? क्योंकि हमें सरफेस एरिया चाहिए था ज्यादा। लगभग हमारे दोनों लंग्स का सरफेस एरिया मिलाकर के लगभग 70 मीटर स्क्वायर होता है। कितना है? 70 मीटर स्क्वायर। हो सकता है बोलने में आपको डेटा छोटा लग रहा हो, आपकी बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन है वो आपकी स्किन है, और आपकी स्किन का टोटल सरफेस एरिया होता है 1.6 मीटर स्क्वायर। अगर 1.6 और से अगर आप 70 को जो डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे लगभग वैल्यू आएगी 40। यानी कि तुम्हारे लंग्स को अगर पूरा खोल करके हम एक शीट के फॉर्म में बिछा दें, तो तुम्हारे जैसे 40 बच्चों को उसके अंदर बंद करके और ऊपर से पर नॉट लगा सकते हैं। लंग्स सोचो इतने ज्यादा बड़े होते हैं, तुम्हारे जैसे 40 बच्चे बंद किए जा सकते हैं। अब इसके बाद बीच वाली रो में पीछे से सेकंड वाली बेंच पे हंसता हुआ बालक खड़ा हो जाए। नहीं नहीं, सबसे कोने पे। हाँ,
तो बच्चे अगला जो फैक्टर, तो वो भी खड़े रहना, क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। अगला जो फैक्टर आता है, एरिया अपन ने बात कर ली। एरिया अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, घटेगा ना। सॉरी, हाँ, एरिया बढ़ा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा, एरिया कम हुआ तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। क्या हम इसे एम्फाइसीमा से कोरिलेट कर पाते हैं? एम्फाइसीमा में एल्वियोलर वॉल डैमेज हुई, एल्वियोलर वॉल डैमेज हुई, सरफेस एरिया कम हो गया, तो इसकी वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, कम। अब अगला फैक्टर आता है मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, जो गैस जितनी ज्यादा भारी, उस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन भी तो उतना ही कम होगा। तो बालक बताओगे जरा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 16। मैंने इसीलिए तुम्हें खड़ा किया था। अगर इधर उधर बात करोगे, ध्यान से नहीं सुनोगे, तो 16 ही करोगे तुम। कितना होता है, 16 की 32? कितना होता है, 32। अब बताओ CO2 का कितना होता है? क्या समझे, जूलॉजी का मास्टर जूलॉजी पढ़ाएगा बस? मुझे केमिस्ट्री भी आती है भाई साहब, ऐसा नहीं है। CO2 का कितना होगा, 44। कितना होगा, 44। तो अपन ने कहा किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, CO2 का। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका कम होगा, CO2 का। तो दो एडिशनल फैक्टर अदर देन एनसीईआरटी जो हमने बात की, पहला एरिया, दूसरा मॉलिक्यूलर वेट। ये दो फैक्टर्स और हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई अपने को। फटाफट इसको लिखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा। हाँ, रिब्स के साथ स्टर्नम अटैच्ड है ना, तो रिब्स मूव करेंगे, साथ में स्टर्नम में भी मूवमेंट होगा। नहीं, सॉलिबिलिटी और मॉलिक्यूलर वेट बेटा ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर सॉलिबिलिटी ज्यादा है तो हम ये थोड़े कहेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। हमने यहां पे कहा, देख जितने फैक्टर अपन ने गिने, पार्शियल प्रेशर वाला फैक्टर ऑक्सीजन को फेवर करता है ना। सॉलिबिलिटी वाला फैक्टर CO2 को फेवर करता है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन और एरिया किसी को फेवर नहीं करते। मॉलिक्यूलर वेट वाला फैक्टर ऑक्सीजन को फेवर करता है। सबसे मेन ये है पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट, अभी अपन ने अंडरलाइन किया था ना, मेनली डिफ्यूजन कैपेसिटी और रेट ऑफ डिफ्यूजन दो अलग अलग बातें होती हैं। ठीक, फिर उसके लिए क्या है कि अगर अपन डिफ्यूजन कैपेसिटी निकालेंगे तो फिर उसके लिए अपने को एक डी चाहिए होता है, यानी कि एक क्या कहते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए एक वैल्यू होती है हर गैस के लिए। तो फिर अपने लिए क्या है कि वो कैलकुलेशन बन जाएगी। तो फिर उसमें साथ में कहा होगा ना कि भाई पार्शियल प्रेशर बराबर करना है, या यूनिट डिफरेंस कुछ होना चाहिए। अबाउट डिफ्यूजन कैपेसिटी, हाँ, तो फिर इसमें यही होगा कि डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ CO2 इज मच हायर देन दैट ऑफ O2। तो इसमें कैपेसिटी उसी हिसाब से रखा होगा कि इसमें पार्शियल प्रेशर को कंसीडर किया है बराबर, तब आप कह सकते हैं CO2 का ज्यादा होगा। आगे बढ़े।
अच्छा, अगर मैं कहूं कि थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज लेस देन अ सेंटीमीटर, तो सही है गलत? क्यों? मिलीमीटर सेंटीमीटर से कम नहीं होता? कह सकते हैं ना, तब भी सही होगा। यूनिट डिफरेंस पे अपन ने कहा बेटा कि पहले हमें जो मेन फैक्टर है पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट है, दोनों के लिए पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट बराबर है नहीं। तो अगर आपको देखना है कि सॉल्युबिलिटी की वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका ज्यादा होगा, तो उसके लिए पहले आपको पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट को बराबर करना होगा। तो पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट को बराबर कर देना है यूनिट डिफरेंस से। एंडोथीलियम इसलिए क्योंकि कैपिलरी ब्लड वेसल, जो कैपिलरी पे जो इपीथीलियम है वो आर्टरी या वेन पे जो उसकी वॉल है, वॉल में सबसे अंदर की लेयर बनाती है, लाइनिंग बनाती है। तो अंदर की तरफ है लाइनिंग बनाती, इसलिए एंडोथीलियम कहा जाता है। डिफ्यूजन जो होगा उसमें बेटा गैसेस कहां जानी है, कैपिलरी के अंदर आरबीसी और प्लाज्मा जो है वहां गैसेस को जाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिफ्यूजन है वो अल्टीमेटली कैपिलरी के अंदर ब्लड के साथ होगा। इसीलिए हमने क्या कहा कि जो डिफ्यूजन है वो पहली बार कहां हुआ, अपन ने कहा बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। दूसरी बार हमने कहा बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो कैपिलरी तो एक माध्यम है जो ब्लड को लेकर के जाती है। एक्चुअल जो डिफ्यूजन है वो कैपिलरी के साथ नहीं होता, वो ब्लड के साथ हो रहा है। आगे बढ़े। और क्या हमने बेटा ये डिफ्यूजन वाले पॉइंट को हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क कर दिया था। ये वाला जो पार्ट है इससे इस साल क्वेश्चन आना तय है कि आएगा यहां से क्वेश्चन। हाँ, अब बोलो। इरेगुलर वॉल्ड हमने बेटा समझा था क्लास में कि एल्वियोलाई की वॉल में दो तरीके की सेल्स पाई जाती हैं, एक स्क्वेमस एपिथेलियम है, एक कॉलमनर एपिथेलियम है। तो यानी कि एल्वियोलाई की वॉल एक जैसी नहीं है, ज्यादातर जगह पे पतली है पर कुछ जगह पे मोटी है। तो इसलिए हमने एल्वियोलाई को कहा कि इरेगुलर वॉल्ड है, दो टाइप की सेल की वजह से। अब आगे बढ़े। देखिए बेटा, अब हमें इसके बाद जो बात करनी है वो हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में। अभी तक आप देखिए हम स्टेप नंबर 1 की बात कर चुके हैं, स्टेप नंबर 2 और 4 के बारे में भी बात कर चुके हैं। 5 हमें पढ़ना नहीं है, बॉटनी में पढ़ेंगे। अब बचा स्टेप नंबर 3, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पे जितने भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, पूछे जाते हैं, उनमें से आधे क्वेश्चन अकेले परसेंटेज पे होते हैं। यानी कि ऊपर वाला जो पैराग्राफ है ना, कौन सी गैस कितने परसेंट ट्रांसपोर्ट होती है, तो हम जानते हैं दो गैसेस का ट्रांसपोर्ट किया जाना है। पहली गैस है आपके पास ऑक्सीजन और दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का 97% कितना जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। किस फॉर्म में जाने वाला है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाएगा। रिमेनिंग जो 3% बचा, ये जाता है डिसॉल्व इन प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा में घुल जाएगा। भाई ऑक्सीजन की वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी तो है ही ना, तो सॉल्युबिलिटी है इसकी वजह से ही घुल जाएगा प्लाज्मा में। वहीं पर अगर हम बात करते हैं CO2 की, तो CO2 तीन तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। पहला,
CO2 का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ये प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में जाएगी, और हम जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में CO2 की वाटर में ज्यादा थी, तो CO2 का ज्यादा परसेंटेज जाना चाहिए, तो लगभग 7% जाता है। कितना जाएगा? 7%। नेक्स्ट, लगभग 20 to 25% जाता है इन फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। किसके फॉर्म में जाएगा? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाता है। तो आपने कहा कि ये जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। फिर आप देखिए, लगभग 70% जाता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। 70% किसके फॉर्म में जाएगा? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाता है। तो ऑक्सीजन का 97% गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, 3% गया डिसॉल्व इन प्लाज्मा, CO2 का 7% गया डिसॉल्व इन प्लाज्मा, 20 से 25% गया कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, और 70% जाता है बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। यानी कि मेजॉरिटी ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, while majority of carbon dioxide is transported in form of bicarbonate ion। अब यहां ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है उसको जरा अपने को समझना है, तो हम बात करते हैं अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर जब मैं आपको ट्रांसपोर्ट समझाऊं, उससे पहले बच्चे आपको तीन टर्म्स में अंतर समझ में आना जरूरी है, क्योंकि इनमें फेरबदल करने पे क्वेश्चन के आंसर बदल जाते हैं। पहली टर्म आपकी आती है कैरी, दूसरी टर्म आती है ट्रांसपोर्ट, और तीसरी टर्म आती है डिलीवर। तीसरी टर्म क्या आएगी? डिलीवर। ठीक। अब यहां पे अपन ने कहा कैरी, ट्रांसपोर्ट और डिलीवर। एक एग्जांपल मान लेते हैं। ठीक। अब एग्जांपल में अपन कुछ ऐसा मानते हैं, नाम क्या है तुम्हारा? लोकेश। ठीक। तो मान लेते हैं लोकेश बाबू का वजन x किलोग्राम है। कितना वेट है? x किलोग्राम। और इनके बैग का वजन है y किलोग्राम। बैग का वेट कितना? y। जब लोकेश क्लास से बाहर जा रहा होगा, उस टाइम पर ये कितना वेट कैरी कर रहा होगा? x प्लस वाई। कितना वेट कैरी करेगा? x प्लस वाई। अगर इसे वही बैग अपने रूम पे पहुंचाना हो, तो इसने कितना वेट डिलीवर किया? बाई। डिलीवर कितना किया? बाई। आप ध्यान रखेंगे, कैरी और ट्रांसपोर्ट ये दोनों क्या होते हैं? बराबर। कैरी और ट्रांसपोर्ट क्या है? बराबर। सेम बात होती है, चाहे मैं कहूं कि लोकेश x प्लस वाई वेट कैरी कर रहा है, या मैं कहूं कि इसने x प्लस वाई वेट को ट्रांसपोर्ट किया। पर जब आप बात करेंगे डिलीवर के बारे में, तो डिलीवर इन दोनों के बराबर नहीं होता। डिलीवर का मतलब है कितना पहुंचाया, यानी कैरियर ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कितना ले गया, और डिलीवर का मतलब है कितना पहुंचाया। जब हम बात कर रहे हैं कि लेके जाने के बारे में, तो जाते टाइम वो अपना वेट भी तो कैरी कर रहा है। जब पहुंचाया, तो ये खुद तो वहां जाके नहीं रह गया ना, तो इसने पहुंचाया केवल कितना? वाई। तो बोलो कैरी और ट्रांसपोर्ट सेम या अलग? क्या डिलीवर भी सेम होता है? नहीं, डिलीवर का मतलब अलग होता है। तो कैरी और ट्रांसपोर्ट सेम बातें हैं, जबकि डिलीवर यहां पर अलग बात है। जब आपने कहा ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो आपने कहा कि ये ट्रांसपोर्ट दो फॉर्म में होता है। एक तो होता है एस ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एक तो क्या हुआ बेटा? एस ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाता है, तो अपन ने कहा कितने परसेंट जाएगा? 97। वहीं पर हमने कहा कि अगला जो ट्रांसपोर्ट होता है, ये जाता है डिसॉल्व इन प्लाज्मा। और प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड स्टेट में कितना जाएगा? तो हम कहेंगे कि प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड स्टेट में कितना जाता है? 3%। कितना जाएगा? 3%। यानी कि जो मेजॉरिटी है, वो तो किसके फॉर्म में जा रही है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब देखिए, ये जो डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा है, ये डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, ये तो डायरेक्टली डिपेंड करता है PO2 पर। ये डिपेंड किस पर करता है? सीधे सीधे डिपेंड करता है PO2 पर। यानी कि जब अगर PO2 होगा ज्यादा, मतलब समझना, ब्लड है, अगर बाहर PO2 ज्यादा है,
तो ये ऑक्सीजन ब्लड में आके डिसॉल्व हो जाएगी। अगर बाहर PO2 कम है तो ऑक्सीजन यहां से निकल करके बाहर चली जाएगी। समझिएगा, जैसे आपने कहा एल्वियोलाई पे PO2 ज्यादा था, ब्लड में कम था, ऑक्सीजन आके घुल गई। यहां ब्लड में PO2 ज्यादा है, टिश्यू पे कम है, तो जो ऑक्सीजन घुली थी वो ऑक्सीजन निकल करके बाहर आ गई। तो आपने कहा कि ये सिंपली डिपेंड किस पे करता है, PO2 पर। तो वहीं पर दूसरा बेटा किसके फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब मैं बात करता हूं ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, तो उससे पहले मुझे पता होना चाहिए अबाउट हीमोग्लोबिन। किसके बारे में पता हो, हीमोग्लोबिन के बारे में। देखेंगे यहां हीमोग्लोबिन के बारे में अगर हम देखें तो इसका कलर कैसा होता है, तो एनसीईआरटी क्या लिखती है कि कलर कैसा है बेटा, रेड है। कलर कैसा है, रेड है। फिर आप देखें, कहा कि ये आयरन कंटेनिंग है। पढ़िएगा क्या लिखा है, आयरन कंटेनिंग है, यानी कि हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल है, आयरन। नाउ बात आती है आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो यहां आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है Fe डाई पॉजिटिव। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Fe डाई पॉजिटिव, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब आप मुझे बताएंगे कि तुम बताओगे बेटा, अगर इस आयरन का ऑक्सीडेशन हो तो ये Fe ट्राई पॉजिटिव बनेगा कि Fe मोनो पॉजिटिव बन जाएगा, क्या बनेगा, Fe ट्राई पॉजिटिव। ये क्या बनेगा, Fe ट्राई पॉजिटिव। ठीक, तो ध्यान देना, लिखेंगे नहीं अपन, बस सुनेंगे एक बार अच्छे से। ये जो Fe डाई पॉजिटिव है, इस स्टेट में आयरन हीमोग्लोबिन के अंदर होता है। एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट जैसे कि ओजोन, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट में नाम क्या लिया, ओजोन। या अगर वाटर पॉल्यूशन में अगर हमारे ड्रिंकिंग वाटर में नाइट्रेट्स हो, तो ये दोनों चीजें इस हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन को ऑक्सीडाइज करती हैं। दिस आयरन गेट कन्वर्टेड इनटू Fe ट्राई पॉजिटिव। जैसे ही Fe ट्राई पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है तो ऐसे हीमोग्लोबिन को हम बोलते हैं मेथेमोग्लोबिन। क्या कहा जाता है, मेथेमोग्लोबिन। जोर से बोलो, नाम क्या है, मेथेमोग्लोबिन। एंड दिस मेथेमोग्लोबिन कैन नॉट बी यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ये मेथेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करता, इसका यूज ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में नहीं किया जा सकता है। तो अब अगर हमें वापस से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना है तो मेथेमोग्लोबिन को रिड्यूस करना होगा। रिड्यूस करने के लिए आरबीसी में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है मेथेमोग्लोबिन रिडक्टेज। कोने में बैठे हुए बालक, इसका नाम क्या है, मेथेमोग्लोबिन रिडक्टेज। ये मेथेमोग्लोबिन को रिड्यूस करके कन्वर्ट करेगा वापस से हीमोग्लोबिन में। तो अगर ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीडाइज हुआ तो क्या बनता है, मेथेमोग्लोबिन। क्या ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, नहीं, ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं करता। तो पहला कहा कि रेड है, अगला क्या कहा, आयरन कंटेनिंग है, तीसरी बात कही कि हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। अगली बात क्या कही बेटा, ये क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसलिए कहा क्योंकि इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करता है इसलिए आपने कहा कि रेस्पिरेटरी है। पिगमेंट आपने इसलिए कहा क्योंकि ये कलर्ड है। ये कैसा है, कलर्ड है, इसलिए आपने क्या कहा, रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट कर रहा है और कलर्ड है। पेज नंबर 200 आ जाओ, 278, 279। 279 पे देखो, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन मिला क्या, आरबीसी के या एरिथ्रोसाइट वाला पैराग्राफ है उसमें हीमोग्लोबिन मिला क्या, हीमोग्लोबिन के साथ में कॉम्प्लेक्स प्रोटीन लिखा है, मिला ना कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। अब आ जाओ पेज नंबर 150 पे, यहां पे हमने कहा कि हीमोग्लोबिन क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। पेज नंबर 150 पे आप देखेंगे, आपको सबसे नीचे वाले पैराग्राफ में हीमोग्लोबिन के बारे में मिलेगा, मिल गया। यहां पे हीमोग्लोबिन के बारे में देखिए क्या कहा जा रहा है, हीमोग्लोबिन के बारे में कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन क्यों है,
समझिएगा, अगर मैं एक हीमोग्लोबिन के बारे में बात करता हूं तो बच्चे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है कि ये जो हीमोग्लोबिन है इसके पास 4 हीम मॉलिक्यूल हैं। ये क्या है? हीम। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन क्यों कहा है आपने? समझिएगा, इसलिए कहा क्योंकि यहां पे 4 मॉलिक्यूल किसके हैं? हीम के। हीम के जो 4 मॉलिक्यूल हैं इनमें से हर एक मॉलिक्यूल में एक एक आयरन मौजूद होगा। इनमें से हर एक के पास आयरन बेटा कितना रहेगा? एक। तो ये 4 क्या है? हीम मॉलिक्यूल है। साथ में आपने कहा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इसलिए क्योंकि यहां पे 4 पेप्टाइड चेन है। पेप्टाइड चेन कितनी है? 4। ये जो 4 पेप्टाइड चेन पाई जा रही है, पढ़ो कितने टाइप की हैं? 2। कहा कि इनमें से 2 कौन सी है? अल्फा। और 2 इनमें से बीटा है। जो अल्फा है उसमें से हर एक में अमीनो एसिड का नंबर होता है 141। अमीनो एसिड का नंबर कितना होगा? 141। वहीं पर जो बीटा है इनमें से हर एक के पास अमीनो एसिड का नंबर होता है 146। नंबर इसलिए बताया क्योंकि आपको समझ में आए कि अलग अलग है चेन। अल्फा बीटा नाम इसलिए दिया क्योंकि दोनों की स्ट्रक्चर क्या है? अलग अलग। अब ध्यान दीजिएगा, अगर एक जो है प्रोटीन में एक से ज्यादा पेप्टाइड चेन मौजूद हो तो वो कौन सी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा? टर्शरी या क्वाटनरी? पढ़ो ना, कौन सी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा? क्वाटनरी ना। यहां आपने कहा पेप्टाइड चेन का नंबर कितना है? एक से ज्यादा। ध्यान रखो, 4 की वजह से क्वाटनरी नहीं है, मोर देन 1 की वजह से क्वाटनरी है। तो एक से ज्यादा है तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर स्ट्रक्चर कौन सी हो गई बेटा? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो गई। तो हमने कहा कि हीमोग्लोबिन रिप्रेजेंट करता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो यहां पर प्रोटीन की कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है बेटा? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो पेप्टाइड चेन यहां 4, हीम मॉलिक्यूल कितने? 4। 4 हीम हो गए। 4 पेप्टाइड चेन को आप रिप्रेजेंट कर दें, ये 2 को अपन मान लेते हैं कि अल्फा हो गए और ये 2 को आप बोल दो कि ये सब आपके पास क्या हो गए? बीटा। तो आपने कहा कि ये हीमोग्लोबिन बना। अब इसमें जो ऑक्सीजन है वो बाइंड करती है यहां पे और कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करती है यहां। ध्यान रखना, ये जो हीम है ये हीम तो है बेटा ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट, जबकि पेप्टाइड चेन है CO2 बाइंडिंग साइट। अब ध्यान दें, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना था और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना था। तो ऑक्सीजन कहां बाइंड करता है? हीम पर। जबकि वहीं पेप्टाइड चेन पर बाइंड कौन करेगा? CO2। अब यहां पर एक ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ा, एक के साथ ये जुड़ा, एक के साथ ये जुड़ा, एक के साथ ये जुड़ गया और एक यहां आकर के जुड़ा। तो अब आप मुझे, अच्छा एक अपन ने ज्यादा जोड़ दिया इसके साथ, एक मिनट, इरेजर। चलो, इनमें से हर एक के साथ कितने ऑक्सीजन आकर के जुड़े? एक एक। तो अगर मैं कहूं कि हीमोग्लोबिन का जो एक मॉलिक्यूल है ये मैक्सिमली कितने ऑक्सीजन कैरी कर सकता है? तो अपन ने कहा कि ये मैक्सिमली इट कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर सकता है बच्चे? 4। तो अपन ने कहा हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल मैक्सिमली 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। हीमोग्लोबिन के बारे में पहले इतनी बात समझ में आ गई। लिखो, फिर बात करते हैं जरा आगे ट्रांसपोर्ट की। ऑनलाइन वाले बालकों को, अमित, अन्नू, बेटा कुछ समझ में आ रहा है कि सब हवा में?
हाँ बेटा, यहां पे अपन ने ये कहा कि प्लाज्मा में जो डिसॉल्व होगा ना, वो बेटा प्योरली PO2 पे डिपेंड करता है। जब ये ब्लड एल्व्यूलाई के पास था तो एल्व्यूलाई के पास PO2 ज्यादा था, ब्लड में कम था, तो आके घुल गया ब्लड के अंदर। जब यही ब्लड पहुंचा जाके टिश्यू के पास, तो ब्लड के पास PO2 ज्यादा था, टिश्यू के पास कम था, तो ब्लड से निकल के टिश्यू के पास चला गया। मेथेमोग्लोबिन, ठीक, मेथेनो हीमोग्लोबिन नहीं, मेथेमोग्लोबिन। जब अगर ये जो हीमोग्लोबिन है, ये जब अगर ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर चेंज हो, किसकी वजह से? ओजोन और नाइट्रेट्स की वजह से, देन इट कैन नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज मेथेमोग्लोबिन। आरबीसी में एंजाइम है मेथेमोग्लोबिन रिडक्टेज, जो इसको रिड्यूस करके वापस से हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देता है। यहां पे ये कहा कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा ना, तो पिगमेंट क्यों कहा? क्योंकि हीमोग्लोबिन कलर्ड है। वहां पे अपन ने ये कहा था बेटा कि जो रिंग्स हैं, वो उसके बाद क्या होता है, प्लेट के फॉर्म में रह जाती हैं। इधर क्या हो रहा है कि जो ट्यूब है वो काफी फाइन होती जा रही, पतली ट्यूब होती जा रही है। तो ट्यूब जितनी ज्यादा पतली होगी, उसको कोलैप्स कर पाना या उसको प्रेस कर पाना उतना ही मुश्किल काम होता है। ठीक, तो इसीलिए अब वो प्रेशर नेगेटिव होने पर जल्दी से कोलैप्स नहीं होगी, जबकि ट्यूब जितनी ज्यादा मोटी होगी उसे कोलैप्स कर पाना उतना ही ज्यादा आसान होता है। हाँ, तो उसके सपोर्ट के लिए सी शेप रिंग है। जब ट्यूब पतली हो गई तो रिंग की जरूरत नहीं रही। आगे बढ़े। वापस से एनसीईआरटी में लौट करके आ जाएंगे पेज नंबर 279 पे। ठीक, 279 पे आप देखिए, एनसीईआरटी कहती है कि 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है? तो कहा कि 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना है बेटा? 12 से 16 ग्राम की मिलीग्राम। ये ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन की जो वैल्यू है वो किसके अंदर होती है बेटा? यूनिट क्या है इसकी, ग्राम या मिलीग्राम? ग्राम होती है। तो हमने कहा कि लगभग 100 ml ब्लड में ऑन एन एवरेज अगर हम मान के चलें, तो लगभग 12 से 16 ग्राम के आसपास हीमोग्लोबिन होता है। अब देखिए, हम एक चीज आउट ऑफ एनसीईआरटी ऐड कर रहे हैं। मैंने कहा कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। कैरी का मतलब क्या हुआ? पहुंचा सकता है या ले जा सकता है? ले जा सकता है। तो हमने कहा कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन लेकर के जा सकता है? तो आपने कहा 1.34 ml ऑक्सीजन लेकर के 1 ग्राम हीमोग्लोबिन यहां पर जा सकता है। अब अगर जा सकता है और अब अगर मैं निकालना चाहूं कि 100 ml ब्लड कितनी ऑक्सीजन कैरी करेगा, तो हम कहेंगे कि 100 ml ब्लड विल कैरी अप्रोक्सीमेटली
लगभग लगभग हम मान के चले तो 20 ml ऑक्सीजन कितना कैरी करेगा बेटा? 20 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी करेगा। हम लौट करके अपने वही पेज 274 पर आ जाएंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में सबसे लास्ट लाइन पढ़ेंगे। लास्ट लाइन में एनसीईआरटी कहती है अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस 100 ml ब्लड कैन डिलीवर, बेटा पेज 274 पे तो आ जा लाला, पेज 274। Under normal physiological condition, 100 ml of blood can deliver 5 ml of oxygen to tissue। कहा ना एनसीईआरटी ने, समझेंगे इस बात को क्या कहना चाहती है एनसीईआरटी। यहां पर बच्चे देखो, ये हो गया हमारा एल्वियोलाई और ये है हमारे पास टिश्यू। फिर आप देखें एक और कंडीशन में हम लेने वाले हैं, यहां पर अगेन ये एल्वियोलाई और ये हो गया यहां पर टिश्यू। यहां देखिए एल्वियोलाई से ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू के पास आया और टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लौट करके एल्वियोलाई के पास गया। कैसे जाता है ये अब आप अच्छे से जानते हैं। तो हमने कहा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ये जो हम ले रहे हैं ये बच्चे हम बात कर रहे हैं अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। किसके अंदर बात कर रहे हैं? अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन हम बात कर रहे हैं। समझिएगा क्यों एनसीईआरटी ने ऐसा कहा है। पहली बात तो समझिए कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन का मतलब है जब आपकी फिजियोलॉजी नॉर्मल हो कि खराब हो, यानी कि आप बीमार हो कि हेल्दी हो। नॉर्मल फिजियोलॉजी का मतलब है कि क्या आप अपनी फिजियोलॉजी को जबरदस्ती एक साइड में खींचना चाहते हैं? नहीं, यानी कि आप कोई वर्कआउट नहीं कर रहे, आप एकदम हेल्दी हैं, तसल्ली से आप बैठे हैं, सुकून से आपका जीवन बीत रहा है। तो उस कंडीशन में एनसीईआरटी कहती है कि यहां पर जो ब्लड आएगा वो ब्लड कितनी ऑक्सीजन लेकर के आने वाला है। तो हमने कहा कि ऑक्सीजन कितनी लेकर के आता है? 20 ml। कितना लेके आया? 20 ml। ध्यान रखेंगे हम जो बात कर रहे हैं वो हम 100 ml ब्लड की बात कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन तुमसे कह दे 500 ml तो 5 का गुणा कर देना। क्वेश्चन का 1000 10 से गुणा कर लेना, जितना भी क्वेश्चन कहता है। मैं बात कर रहा हूं 100 ml के हिसाब से। कितना लेके आया? 20 ml। यहां पे एनसीईआरटी ने कहा कि टिश्यू को कितना मिल गया? तो टिश्यू को इसमें से कितना मिला? 5 ml। टिश्यू को कितना मिला? 5 ml। यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास अभी ऑक्सीजन कितनी बची है? कितना बचा? 15 ml। यानी कि जो यहां ऑक्सीजन लेकर के आया था, इस ऑक्सीजन में से टिश्यू को इसने कितने परसेंट दिया? 25। कितने परसेंट दिया? 25। और बाकी का 75 ये लेकर के कहां चला गया? वापस। यानी कि क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन होती है? क्या डीऑक्सी ब्लड में ऑक्सीजन होती है? हाँ, जितना ये टिश्यू को देता है उससे कहीं ज्यादा होती है। ये टिश्यू को तो कम देता है, ज्यादा ऑक्सीजन इसके खुद के पास होती है। तो हमने कहा अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन 100 ml ऑफ ब्लड टिश्यू को कितनी ऑक्सीजन देता है बेटा? 5 ml, जो कि इसके पास मौजूद टोटल ऑक्सीजन का कितने परसेंट होती है? 25% होती है। ये हम यहाँ 15 ml क्यों बात कर रहे हैं अभी हम समझेंगे थोड़ी देर में। फिर यहां देखिए, जब हम बात करते हैं बेटा स्टर्नियस एक्सरसाइज के केस में, अब हम दूसरी बात कर रहे हैं। हमने क्या किया कि अपनी फिजियोलॉजी को हमने नॉर्मल नहीं रहने दिया। अब हमने क्या किया? स्टर्नियस एक्सरसाइज करी, यानी कि अपन ने रनिंग शुरू करी। जब रनिंग शुरू करेंगे तो स्टर्नियस एक्सरसाइज करने पर क्या होगा कि हमारे जो मसल्स हैं, मसल्स की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, मसल ज्यादा CO2 प्रोड्यूस करेंगे। जब अगर ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी तो इसको कंपनसेट करने के लिए हमारे अंदर ब्रीदिंग रेट बढ़ेगी। न केवल ब्रीदिंग रेट बढ़ेगी बल्कि हार्ट रेट भी बढ़ने वाली है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जो 100 ml ब्लड है ये लेकर के तो 20 ml ही आएगा। भाई यहां 20 ml लाने का मतलब क्या है? समझो, इसके साथ चारों ऑक्सीजन मौजूद हैं, तो ये कितना लेकर के आया? 20 ml। यहां पर जब आपने कहा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में यहां 15, तो इसका मतलब है एक ऑक्सीजन टिश्यू को दे गया, 3 वापस से लेकर के चला गया। जब आप करेंगे स्टर्नियस एक्सरसाइज तो इसमें से 3 ये टिश्यू को देके जाएगा, एक फिर भी इसके पास वापस से रह जाएगी।
यानी कि अब ये टिश्यू को डिलीवर कर रहा होगा 15 ml। कितना डिलीवर करेगा? 15 ml, यानी कि 75% इसने डिलीवर करी। और यहां वापस से कितना लेकर के जाता है? 5 ml। कितना वापस लेकर के गया? 5 ml। यानी कि क्या अंडर एनी सर्कमस्टांसेस क्या आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन जीरो कर सकते हैं? नो, कभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल जीरो नहीं होता। कुछ ना कुछ ऑक्सीजन इसके अंदर बनी रहेगी। आप समझना, नॉर्मली कितना दिया? 5। स्टर्नियस यानी कि थका देने वाली एक्सरसाइज, थका देने वाली एक्सरसाइज में कितना दिया? 15। यानी कि यहां पे ये अपने पास जो 10 ml था, ये 10 ml एज अ रिजर्व मेंटेन कर रहा था। समझ में आया? ये कितना दे सकता था? 15, पर इसने दिया नहीं। इसने दिया कितना? 5। इसने कहा कि जब तुमको जरूरत होगी तब देंगे। जब तुम्हारी बॉडी ने वर्कआउट शुरू किया तो इसने कहा कि अब जरूरत है, अब जो रिजर्व है वो आपको मिलेगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई ये जो 10 ml का रिजर्व है वो क्यों मेंटेन किया जाता है, तो एक्सरसाइज के टाइम पे जो आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी उसको कंपनसेट करने के लिए हम ये एक रिजर्व मेंटेन करके चलते हैं। तो अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, समझना, एनसीईआरटी ने बहुत कुछ कहा है। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन 100 ml ऑफ ब्लड कैन डिलीवर, कैन डिलीवर। डिलीवर का मतलब क्या है? ले जाना कि पहुंचाना? पहुंचाना। कितना पहुंचाया? 5 ml। तो 5 ml पहुंचाई इसने। इतनी बात समझ में आ गई? फटाफट इसको लिखो, फिर एक बार समझते हैं डिसोसिएशन कर्व को। अभी पढ़ेंगे ना। नहीं, डिलीवर नहीं, डिलीवर 5, कैरी 20। कैरी कितना किया? 20। क्लियर? डिलीवर कितना किया? 5। अपने पास कितना बचा के रखा? 15। ठीक। मतलब कि मैंने मान लो तुमको 1 किलो मिठाई दी कि तुम्हें 1 किलो मिठाई अपने दोस्त के घर पे पहुंचानी है। तुमने क्या किया? तुम पाव भर दे के आए और बाकी जो है 750 ग्राम तुमने अपने पास रख ली। तो तुम्हारा नाम क्या हुआ? हीमोग्लोबिन। कितना लेके गए? 1 किलो। उसको कितना दिया? 25%, यानी कि पाव भर। बाकी 3 पाव किसके पास है? तुम्हारे पास है ना। तो मिठाई क्या हुआ? ऑक्सीजन। बात समझ में आई? कितना डिलीवर करके आई बोलो? आगे बढ़ जाएं। चलिए, देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं कि जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा तो बाइंड करने पर फॉर्मेशन किसका होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। ऑक्सी हीमोग्लोबिन को हम सिंपली HbO2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहां पे HbO2 का मतलब क्या हुआ? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। HbO2 यानी क्या हुआ? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है और इधर क्या हो रहा है? डिसोसिएशन। तो बताओ, रिएक्शन रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल? रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल। तो पहला आपने कहा कि रिएक्शन रिवर्सिबल है। अब ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में कहां चलेगी वो भी समझ लेते हैं। ये जुड़ेगा कहां? एल्वियोलाई पर।
यानी कि एल्वियोलाई के लेवल पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। वहीं टिश्यू पर जब आप बात करेंगे तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा और इसके टूटने से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, सेपरेट। यानी कि आपने कहा एल्वियोलाई पर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन ने कंबाइन किया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना। टिश्यू पर यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटा और इसके टूटने से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन क्या हो गया, सेपरेट। ध्यान देंगे, ये जो पूरी रिएक्शन है इसको हम बेटा बोलते हैं ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या कहा जाता है, ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का बाइंड करना इसका ऑक्सीडेशन कहा जाता है, नो, इसको ऑक्सीडेशन नहीं कहते हैं। ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन कहे जाने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होनी चाहिए, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती। तो जब ऑक्सीजन बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से तो बोलो हीमोग्लोबिन का क्या हुआ, ऑक्सीजनेशन हुआ कि ऑक्सीडेशन हुआ। यहां जो बाइंडिंग है वो लूज बाइंडिंग है, इसी वजह से हम क्या कहते हैं, क्या होता है, ऑक्सीजनेशन। और ये जो ऑक्सीजनेशन है यानी कि अब इसका फॉर्मेशन होगा कि डिसोसिएशन होगा, ये चीज बेटा प्राइमरीली डिपेंड करती है PO2 पर। ये प्राइमरीली डिपेंड किस पर करने वाली है, PO2 पर। तो हमने कहा कि प्राइमरीली डिपेंड करता है PO2 पर। तो सबसे प्राइमरी फैक्टर जो इसका फॉर्मेशन या डिसोसिएशन करा सकता है वो कौन होगा, PO2। यानी कि आपने कहा कि अगर PO2 ज्यादा है तो फॉर्मेशन होगा, PO2 कम है तो इसका क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन। अगर PO2 ज्यादा है तो फॉर्मेशन होगा और अगर PO2 कम है तो क्या होने वाला है, डिसोसिएशन। यानी कि इट इज प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन PO2, बट द स्टोरी इज नॉट सो सिंपल। दूसरे फैक्टर भी हैं जो इस चीज को अफेक्ट करते हैं। तो ये अदर फैक्टर कौन कौन से हैं जो इस बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं, इन अदर फैक्टर्स को अगर हम देखें तो पहला इसमें आ जाता है PCO2। पहला फैक्टर कौन है, PCO2। समझना, ब्लड में ऑक्सीजन और CO2 एक दूसरे के दुश्मन। ब्लड में ऑक्सीजन और CO2 एक दूसरे के दुश्मन, कोई एक ही डोमिनेट करेगा, या तो ऑक्सीजन या फिर CO2। अगर CO2 बढ़ा तो इसका मतलब है ऑक्सीजन घट जाएगा, और अगर ऑक्सीजन बढ़ा तो इसका मतलब है CO2 घट जाएगा। तो क्या ऑक्सीजन और CO2 ब्लड में दोस्त होते हैं, नहीं। क्या ये साथ रहना चाहते हैं, नहीं। एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। तो दोनों में से एक जब अगर बढ़ता है तो दूसरा अपने आप कम हो जाता है। तो अदर फैक्टर में आपने क्या लिया बेटा, PCO2। अब ध्यान रखना, मुझे सिर्फ ये याद है ना, अब यहां से देखना मैं कैसे चीजें निकालता हूं। दूसरा, ये CO2 जब वाटर के साथ जुड़ेगी तो वाटर के साथ जुड़ने पर यहां फॉर्मेशन किसका होता है, H2CO3 का। क्या बनता है, H2CO3। मतलब कि जब मैं ये कहूं कि ब्लड में CO2 बढ़ा या घटा तो इसका मतलब है कि मैं ये भी तो कह रहा हूं साथ में कि ब्लड का जो पीएच है वो भी चेंज होने वाला है। हम अगर देखें, अगर ब्लड में बेटा CO2 बढ़ा तो CO2 बढ़ने का मतलब है ब्लड का पीएच भी तो बदलेगा ना। तो आपने कहा कि यहां पीएच चेंज होगा, तो दूसरा फैक्टर कौन आ गया, पीएच। अब देखो, पीएच इज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पीएच के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, -log H+। यानी कि अगर पीएच कम है तो H+ ज्यादा, और अगर पीएच ज्यादा है तो H+ कम होता है। तो यानी कि मैं यहां पर इसको डराइव करके ये भी कह सकता हूं ना कि ये चीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है। मुझे बस इतना पता था, मैंने इससे ये निकाल लिया और इससे ये निकाला, और ये भी मुझे पता था कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। तो भाई अगर एक यहां पे है तो उसका दुश्मन तो अफेक्ट करेगा ही करेगा। एक और फैक्टर एनसीईआरटी यहां गिनाती है और वो फैक्टर है टेम्परेचर। तो अगला फैक्टर कौन गिनाती है, टेम्परेचर। अब हम समझेंगे कि कौन सा फैक्टर कहां पे कैसे कैसे अफेक्ट करता है। तो इसको समझने के लिए हमें जरूरत होगी अब
डिसोसिएशन कर्व की। तो चले देखते हैं। अब यहां बच्चे हमने क्या किया, एनसीईआरटी का जो डिसोसिएशन कर्व था ये हमने लिया। ये जो डिसोसिएशन कर्व है ये हमें समझाएगा कि कौन कौन से फैक्टर्स कैसे कैसे अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले इस कर्व का नाम मुझे बताएंगे, नाम क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। कर्व का नाम क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कहा जाता है इसको। तो ये कर्व कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। पहली बात, हम एक इतनी सुंदर चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और हमने उसके नाम में रखा है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब टूटना। टूटना तो बेकार काम है। कितना सुंदर नाम होता कि अगर हम इसको ऑक्सीजन एसोसिएशन कर्व कहते। तो सोचो ये दो केमिकल्स की एकता का प्रतीक बनता कि एसोसिएशन हो रहा है। हमने क्या बकवास नाम दे दिया डिसोसिएशन। समझना क्यों कहा जाता है इसे डिसोसिएशन कर्व। अगर बच्चे टिश्यू पर हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन डिसोसिएट ना हो, अगर मान लो ऑक्सीजन कहे कि नहीं साहब मुझे तो हीमोग्लोबिन पे बहुत प्यार आ रहा है, मैं हीमोग्लोबिन से अलग नहीं होना चाहती हूं, तो अपन तो निपट जाए ऐसे ही। निपटेंगे कि नहीं? हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन पे बहुत ज्यादा प्यार नहीं आना चाहिए। यानी कि क्या ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट होना हमारे लिए जरूरी है? हाँ, अगर ये डिसोसिएट होगी तभी हमको ऑक्सीजन मिलेगी टिश्यू पर। अगर इसने डिसोसिएट होने से मना कर दिया तो फिर समस्या है। समस्या है ना? ऐसे ही यहां पे हमने कहा डिसोसिएशन कर्व। आपने क्यों कहा? क्योंकि डिसोसिएशन होने पर ही आपको टिश्यू के लेवल पर ऑक्सीजन मिलने वाली है। दैट्स व्हाई दिस कर्व इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन कर्व। अगर इस कर्व का शेप आप देखें तो बच्चे एक कर्व आपको दिखता है सिग्मॉइड। ये कर्व आपको कैसा दिख रहा है? सिग्मॉइड कर्व है। सिग्मॉइड का मतलब है कि इसका शेप कैसा है? एस शेप्ड। कर्व का शेप कैसा है बेटा? एस शेप्ड कर्व है। यहां पर एस शेप्ड का मतलब हुआ कि एक हीमोग्लोबिन चार ऑक्सीजन से जो बाइंड कर रहा था, चारों ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन की एफिनिटी सेम है क्या? बोलो सेम है क्या? नहीं। ध्यान दें, अगर चारों के लिए हीमोग्लोबिन की एफिनिटी अगर होती सेम तो इसके सेम होने का मतलब था कि कर्व आपका यह बनना चाहिए था। कर्व ऐसे बनता ना, तब हम कहते हैं कि चारों के लिए एफिनिटी सेम है। पर कर्व ऐसा तो नहीं बना। अगर कर्व ऐसा नहीं बना तो इसका मतलब है कि यहां जो ये जो एफिनिटी है, ये एफिनिटी सेम है क्या? नहीं। चारों के लिए एफिनिटी क्या है? अलग अलग है। उसमें भी आप देखो, क्या आप कर्व के लैग और लॉग फेज के बारे में जानते हैं? लैग का मतलब है कि आपने क्या किया, वैल्यू को बढ़ाया पर कर्व उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है। लॉग का मतलब है वैल्यू को जरा सा बढ़ाते ही कर्व बहुत तेजी से बढ़ता है। आप अगर ध्यान दें, यहां ये कर्व अपने लैग फेज में धीमे धीमे बढ़ रहा है, यहां पर ये कर्व बहुत तेजी से बढ़ा है और लास्ट में जाकर के फिर से लॉग लैग फेज के अंदर आ गया। यहां पे कर्व लैग फेज में है, फिर आया लॉग में और फिर किसके अंदर आ गया? लैग फेज के अंदर आ जाता है। तो क्योंकि यहां पर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए एफिनिटी अलग अलग होती है, इसीलिए ये कर्व आपको कैसा मिलता है? एस शेप्ड आपको कर्व मिलता है। तो कर्व का शेप कैसा है? सिग्मॉइड या एस शेप। जब भी आप कोई भी कर्व पढ़ें तो हमेशा ध्यान रखें कि एक्स एक्सिस पर क्या लिया गया और वाई पर क्या रखा। तो यहां बच्चे देखो, एक्स एक्सिस ये है ना, क्या रखा आपने एक्स पर? तो आप रखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ, किसमें वैल्यू है? मिलीमीटर ऑफ मरकरी में। वहीं पर वाई एक्सिस आपका ये है, वाई पर आप क्या रखते हैं? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। अब ये कर्व आपको क्या क्या बताता है, कैसे कैसे वेरी करता है, वो अपन बात करेंगे कल, क्योंकि आज अभी इसके लिए टाइम पड़ेगा कम। तो आज के लिए अभी अपन इतना लिख लेते हैं।
यहां भी अपन ने कुछ खास लिखा नहीं है, यहां तक का लिख के अपन कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी अपन बात करेंगे अब कल। ठीक।